नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर भोला चौधरी आपका पुनः हिंदी की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको भी पता है कि 27 तारीख को हमारा आरओ एआरओ का परीक्षा होना है और आप सभी पूरी जोर शोर के साथ उसमें लगे हुए हैं। उसी तैयारी को और धार देने के लिए मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। अभी हाल ही में पीसीएस की मुख्य परीक्षा संपन्न हुई है। जो भी ऑफलाइन क्लास के विद्यार्थी थे उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ। सामान्य हिंदी और निबंध के पेपर में वो काफ़ी संतुष्ट थे। तो आगे की जो परीक्षा है उसमें भी हमको कुछ रणनीतियां अपनानी है। वो रणनीतियां क्या होंगी उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावलियां हैं, जैसे जो 6 टॉपिक आपको जो कवर करने हैं उनमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है और कैसे आपको क्या करना है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। हमारी क्लासेस जो होंगी, अभी तो हम एक 60 क्लास केवल आपके समक्ष रख रहे हैं, आपको एक निर्देश देने के लिए, आपको सूचना देने के लिए कि हमारी क्लासेस जो शुरू होंगी वो सोमवार से शुरू होंगी। वो आपको चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे दिया जाएगा लाइव क्लास का। और अभी का जो हम लोग देखेंगे कि हम लोग 6 पोर्शन जो कवर करना है हमको, वो कैसे कवर करना है और क्या क्या कवर करना है। क्योंकि जो 6 पोर्शन आपके हैं, 6 पोर्शन पर एक बार मैं यहाँ पर दिखा दे आपको कि जो 6 पोर्शन आपके हैं उसमें जो है आपको विशेष ध्यान जो देने की जरूरत रहेगी। पहला पोर्शन आपका क्या रहेगा? विलोम है, आपको भी पता है। दूसरा पोर्शन जो आपका है वो है पर्यायवाची। तीसरा है विशेषण विशेष्य। चौथा जो आपको करना है तद्भव तत्सम। पांचवा शुद्ध अशुद्ध। और छठा पोर्शन जो आपका है वो है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये 6 टॉपिक आपको आपकी आरओ की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 60 प्रश्न यहाँ से आएंगे, आपको भी पता है। और जो भी पढ़ाई करिएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग करिएगा, ये नहीं कि इससे भटक के आप चले जाइए तो दूसरे जो व्याकरणिक जो नियम है उन पे आप चले जाइए, उन पे समय बर्बाद करिए। ऐसा काम मत करिएगा। क्योंकि आरओ एआरओ के सिलेबस में ये 6 टॉपिक से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं 6 टॉपिकों में आपको अपनी महारत हासिल करनी। आपको परीक्षा पास करना है, विषय विशेषज्ञ नहीं बनना है कि चौराहे पे बैठ के चाय पी रहे हैं तो वहां बता रहे हैं कि हाँ हमको ये आता है, हमको वो आता है। ये काम आपको नहीं करना है। वो जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आपको केवल और केवल अपनी परीक्षा से मतलब होना चाहिए। आपको वो चीजें आनी चाहिए जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है और उन्हीं चीजों में आपको अभ्यास करना है। आप ये काम मत करिएगा कि नहीं हमको विशेषण विशेष्य में या पर्यायवाची में या विलोम शब्द में हमको महारत हासिल करनी है, विषय विशेषज्ञ बनना है, हमको हमको पाणिनि बनना है। नहीं बनना है आपको। पाणिनि बनेंगे तो यहीं बनते रह जाएंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो केवल टॉपिक से मतलब रखिए। टॉपिक को जितना ज्यादा तैयार कर सकते हैं, जितने अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, उसको करिए आप। तैयार करने से मतलब क्या है कि जो कंफ्यूजन वाले सवाल है, जिन पे आपको संदेह होता है कि हाँ ये कौन सा सही होगा कौन सा नहीं सही होगा, या जो शब्द आपके लिए संदेह की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, उन पर ध्यान दीजिए। बाल की खाल मत निकालिएगा। तो वही काम हम लोग को सोमवार से करना है कि एक एक टॉपिक को लेना है और इस पे जो है अच्छे प्रश्नों का हमको क्या करना है, अभ्यास करना है। आपकी तैयारी लगभग लगभग पूर्ण हो चुकी है। ठीक है। जितना आपने तैयार किया है अब उसका ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। अब नई चीजों को उठा के मत उसमें करने लगेगा कि किसी सर ने बता दिया ये किताब पढ़ लीजिए, किसी सर ने वो बता दिया। मैं हमेशा क्लास में बताता हूँ केवल 2 ऑथेंटिक किताब उठाइए, हरदेव बहरी और वासुदेवानंदन। उसके अलावा तीसरी किताब आपको छूनी नहीं। बाकी जो करना है वो क्लास नोट से करना है आपको।
लेकिन आप लोग मानते नहीं है। चले जाएंगे मार्केट में, वहां से कूड़ा कबाड़ा उठा ले आएंगे, और उसमें से जब दो चार क्वेश्चन फंस जाते हैं और वो गलत आप करके आते हैं, तब आप माथा पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमारा तो गलत हो गया। तो पहले उस तरीके की तैयारी करिए, उस स्तर की तैयारी आप करिए कि जैसे आपके सामने कोई पाठ्य पुस्तक रखी जाती है तो उसमें शुद्धियां अशुद्धियां आपके समक्ष तुरंत आ जाएं कि हाँ ये सब शुद्ध है, ये अशुद्ध है। विलोम करने लगेंगे आप तो विलोम बस एक तरफ से रटना प्रारंभ करते, रटना नहीं है भाई। हिंदी रटने का विषय नहीं है। आप बचपन से लेकर जब से बोलना सीखे हैं और आज तक जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ समझ रहे हैं, कितना रटे हैं उसको आप वो चीजों को समझ रहे हैं ना। तो आप जो आपके सिलेबस की चीज है उसको रटते क्यों है, हमको नहीं समझ में आता है कि सर पर्यायवाची याद नहीं हो रही है, सर विशेषण विशेष से याद नहीं हो रहा। अरे भैया उसको पहले उसकी प्रकृति तो समझ लो। हाँ, कुछ शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, जहन में रखना पड़ेगा, लेकिन आपके समक्ष पीसीएस की तरह ये समस्या नहीं है। पीसीएस में है तो दे दिया विलोम शब्द कि ये इसका विलोम क्या होगा, नीचे दे दिया 10 शब्द, उसका विलोम आपको याद होना चाहिए। लेकिन आपके समक्ष तो विकल्प रहेगा ना, 4 शब्द दिया रहेगा। आप उसमें से देखो कि जो शब्द का आपका विलोम पूछा जा रहा है, तद्भव तत्सम पूछा जा रहा है, पर्यायवाची पूछा जा रहा है, वो उसमें से क्या होगा। लेकिन आप उसमें ना पढ़कर आप कहते हैं कि सर हमको याद नहीं हो रहा है। याद नहीं करना है। विलोम के संबंध में जब आप चलेंगे तो विलोम में आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, व्याकरणिक कोटि, शब्द की प्रकृति। शब्द की प्रकृति या व्याकरणिक कोटि से मतलब क्या है कि अगर विलोम जो है, जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है, तो उसका विलोम भी संज्ञा शब्द होगा। ये मत करिएगा कि उसका विलोम आप विशेषण कर दीजिए। विशेषण शब्द अगर है तो उसका विलोम भी क्या होगा, विशेषण शब्द ही बनेगा। आप वहां जल्दबाजी के चक्कर में वो दोनों दिया रहेगा ऑप्शन में, आपके विशेषण और संज्ञा दोनों शब्द दिया रहेगा, लेकिन कोटि ध्यान रखना है आपको। और कोटि ध्यान रखने के लिए आपको कहीं अलग से नहीं कहते सर अब कोटि कैसे ध्यान रखें। कोटि ध्यान रखने के लिए आपको अलग से जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई आप तद्भव तत्सम पढ़ रहे हैं, शब्द देख के आपको जान पता चल जाएगा कि तद्भव है कि तत्सम है। विशेषण विशेष से पढ़ रहे हैं तो विशेष क्या है, संज्ञा शब्द ही तो है। विशेष आपका संज्ञा सर्वनाम है, सर्वनाम यहाँ छोड़ दीजिए, संज्ञा शब्द ही तो है वो। तो वहां से आपको संज्ञा शब्द पता चल जाएगा। विशेषण आप पढ़ रहे हैं, विशेषण शब्द पता चल जाएगा। क्रिया है तो क्रिया आपको पता चल जाएगी। तो जो चीजें हैं आपके समक्ष ही हैं, कहीं इधर उधर नहीं है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा सामग्री हमारे पास हो, ज्यादा से ज्यादा कोचिंग क्लास का नोट्स हो, उसको हम पढ़ें। नहीं, कुछ एथेंटिक नोट्स लीजिए, कुछ एथेंटिक किताबें लीजिए, उसको बार बार पढ़िए। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार नई चीजें आपको मिलेगी। तो ये काम नहीं करना है आपको। दूसरी चीज आपको ध्यान क्या रखनी है, जब आप पर्यायवाची करेंगे तो पर्यायवाची में आपको जैसे सबसे ज्यादा जो देखा गया है क्लास में बच्चों में समस्या क्या आती है, सर पर्यायवाची बहुत है, क्योंकि किसी एक शब्द के कई पर्याय आपको देखने को मिल रहे हैं। पता लगे इंद्र का पर्याय है तो 25 30 45 पर्याय उसके मिल जाएंगे, चंद्रमा के 45 50 पर्याय मिल जाएंगे, कमल के बहुत सारे मिल जाएंगे। तो पर्यायवाची शब्द को रटना नहीं है, शब्द को समझिए, उस शब्द की प्रकृति समझिए, उस शब्द का अर्थ समझिए कि वो शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है या उसके पीछे का अर्थ क्या है, उसके उस शब्द के निर्माण का कारण क्या है। क्योंकि ऋषि मुनियों ने जब धार्मिक तमाम प्रकार के ग्रंथ लिखे, उनमें प्रसंगानुसार उन्होंने उन चीजों का समावेश किया। अब जल का ही ले लीजिए, जल को हम पानी भी कहते हैं, तो पानी और जल एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन उनका प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में होता है। आप पीने के लिए जल नहीं लेते हैं, आप पीने के लिए पानी लेते हैं। लेकिन जहां पर उसमें धर्म का भाव आ जाता है, ठीक है, वहां पर क्या होता है, वो जल पानी पानी जल बन जाता है। आप गंगा जल लेते हैं, गंगा का पानी नहीं लेते हैं। शंकर जी पर जल अर्पित करते हैं, शंकर जी पर पानी नहीं चढ़ाते हैं। तो आप प्रकृति ध्यान रखिए कि किस प्रकार से कौन से शब्द जो है किस स्तर पर प्रयोग किए गए हैं। हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा, जैसे जैसे हमारी क्लास सोमवार से आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उस पर हम काम करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसे
अगर हम कुछल्ले शब्दों पर ध्यान दे दें कि किसी शब्द के लास्ट में अंत में कौन कौन से शब्द जुड़े हुए हैं, उन पर अगर ध्यान देते चले तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। जैसे अगर एक शब्द हम ले लें, अरि। अरि का मतलब होता है शत्रु। अरि का मतलब क्या होता है? शत्रु। अब ये शब्द जिस भी शब्द के पीछे जुड़ेगा, उस शब्द के उस पूरा शब्द बनेगा, इसके लगने से, इसके जुड़ने से जो शब्द निर्मित होगा वो उसके शत्रु के बारे में बात करेगा। ये चीज आप ध्यान दिमाग में बैठा लीजिए, बस आपको पकड़ना रहेगा। अब जैसे हम एक शब्द लेते हैं मृग, अब इसमें ये शब्द जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या? मृगारी हो जाएगा। अब मृग धन आरी, मृग धन अरि बन के बना क्या? मृगारी। तो मृगारी शब्द जो है अब किसका पर्याय बन गया? मृग मतलब हिरण और अरि मतलब शत्रु। मृग का शत्रु कौन होता है? जंगल में आप देखते होंगे मृग का शत्रु होता है क्या? शेर होता है। तो मृगारी किसका पर्याय बन गया? शेर का बन गया। कपोतारी, कपोत धन अरि, तो बन गया कपोतारी। तो कबूतर का शत्रु क्या होगा? बाज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो पर्यायवाची आप तैयार कर रहे हैं उसमें अरि शब्द लगकर बहुत सारे शब्द बने हुए हैं। ठीक है। सक्रारी, सक्र में आर जुड़ा तो बन गया क्या? सक्रारी बन गया। सक्र किसका पर्याय है? ये आपको पता होना चाहिए। सक्र इंद्र का पर्याय है। अब अरि शब्द जुड़ने से बन गया इंद्र का शत्रु। अब आप तमाम, अब यहाँ पर जैसे देखिए केवल किताबी ज्ञान नहीं महत्वपूर्ण है कि आप किताब में जितना पढ़ रहे हैं उतना ही आएगा, आपके व्यवहारिक और सामाजिक जीवन से भी जुड़ी हुई हिंदी है। आप हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रहे हैं, हिंदी सीरियल देख रहे हैं, हिंदी गाना सुन रहे हैं, हिंदी मूवी देख रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी आपके साथ जुड़ के चल रही हैं, वहां से भी आपको चीजें मिलेंगी। आप तमाम सीरियल देखते हैं, रामायण में देखते होंगे, उसमें बताया गया है कि मेघनाद का इनका इंद्र का सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? मेघनाद, इसीलिए उसको इंद्रजीत कहा जाता है। तो सक्रारी किसका पर्याय बन जाएगा? ये मेघनाद का बन जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहीं पर अगर लास्ट में शब्द के अंत में जा जुड़ के आ रहा है तो जा का मतलब है जन्म लेना या उत्पन्न होना। अब जल के साथ जा जुड़ा तो बन गया जलज, जल से उत्पन्न होने वाला। तो अब यहां पर एक समस्या यह भी आती है कि क्या जल में, अब जलज किसका पर्याय है? कमल का है। तो क्या जल में केवल कमल ही उत्पन्न होता है और कुछ नहीं उत्पन्न होता है? तो जलज शब्द कमल के लिए प्राचीन काल से प्रयोग होने के कारण वो रूढ़ हो गया है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे शब्द रूढ़ अर्थों में मिलेंगे। तो वहां पर ये भ्रम की स्थिति ना उत्पन्न करिएगा कि नहीं बाल की खाल निकालने लगे कि सर नहीं कमल के अलावा जलज तो और शब्दों का पर्याय होगा। हाँ हो सकता है, लेकिन रूढ़ हो चुका है किसके लिए? जलज के लिए, कमल के लिए। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अंडज, अंडे से जन्म लेने वाला। द्विज, दो बार जन्म लेने वाला। अब दो बार जो चीजें जन्म लेती हैं, दांत हो गया, पक्षी हो गया, ब्राह्मण हो गया, ये सब चीजें क्या है? द्विज के पर्याय हैं। अंडज पक्षी का, अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज पक्षी का। अब यही जा जब अकार हो जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी और ये जब किसी शब्द के साथ जुड़ेगा तो वो क्या? वो स्त्री लिंग की तरफ इशारा करेगा। भूमिजा, भूमि में शब्द जुड़ा क्या? भूमिजा शब्द जुड़ा। अब भूमिजा, भूमि से उत्पन्न होने वाली, क्या भूमि से उत्पन्न होने वाली एक ही चीज कोई होगी? लेकिन नहीं, ये सीता जी के लिए रूढ़ हो चुका है। भूमि से उत्पन्न होने वाली अर्थात सीता जी। उर्विजा, उर्वी किसका है? भूमि का है। जा मतलब उत्पन्न होने वाली। तो जो शब्द रूढ़ हो गए हैं उनको आपको ये नहीं करना है कि नहीं हम इसके अलावा दूसरा भी रखेंगे, तीसरा भी रखेंगे, गलत करके फिर आएंगे आप। जहां आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना प्रारंभ किए वहां पर चीजें गलत होंगी। इसलिए जो है बहुत ज्यादा बाल की खाल नहीं निकालना है। जैसे तैसे आपको अपनी तैयारी सही ढंग से, सही मार्गदर्शन के साथ आपको करनी है। अच्छी किताबों, अच्छे सोर्स से पढ़ेंगे तो चीजें आपको शुद्ध मिलेंगी। हाँ, कुछ किताबों में जैसे हरदो बारी में कुछ चीजें टंकड़ की वजह से जो
टाइपिस्ट होते हैं वो अपना दिमाग ज्यादा लगा देते हैं कभी कभी। वो सोचते हैं कि मैं लेखक या शिक्षक से ज्यादा जानता हूं, तो वो उसमें अपने आप संशोधन कर देते हैं। वो सुधार नहीं हो पाता है, तो उसमें जहां भी गलतियां हैं वो लोग हम एक एक दिन हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे कि हाँ कहाँ पर क्या गलतियां हुई हैं, क्या सुधार उसमें करना है, उस पर हम लोग एक दिन चर्चा कर लेंगे। तो जब हम इस तरीके से अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे कि जो भी आपका 6 पोर्शन है, अब विशेषण विशेष है, जो हम प्रश्न देखते हैं ना कि 60 प्रश्न हमारे आ रहे हैं, उसमें विशेषण विशेष एक ऐसा टॉपिक है जहां पर क्या है, जहां पर आपको सबसे ज्यादा वैरायटी एक तरह से कर सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रकार के प्रश्न आपको वहां से मिलेंगे। जो प्रश्नों की प्रकृति होती है, जैसे 10-10 प्रश्न जहां से आएंगे, उसमें सबसे ज्यादा अगर आपको भिन्नता मिलेगी तो विशेषण विशेष्य के प्रश्नों में मिलेगी। अब वहां पर यह भी हो सकता है कि 10 के 10 प्रश्न अलग अलग तरह के, कोई परिभाषा से पूछ ले, कोई विशेषता से पूछ ले, कोई प्रकार से पूछ ले, अलग अलग तरीके का वाक्य देता है, कितने विशेषण कितने विशेष्य हैं। तो वो सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। अब विशेषण विशेष ये सब जब बात करते हैं तो बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि सर कैसे होगा कैसे होगा। कुछ नहीं है, आप अगर नियम को ध्यान से रख पढ़ेंगे और अपने व्यवहारिक जीवन में भी उन चीजों को अप्लाई करिए। ऐसा नहीं है कि आप व्यवहारिक जीवन से अलग हैं, हिंदी आपके साथ साथ चल रही है, जब तक रहेंगे तब तक चलेगी। तो हिंदी को दोयम दर्जे का मत बनाइए, दोयम दर्जे का बना के आपको कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए आप हिंदी में आज कम नंबर पा रहे हैं। पीसीएस मुख्य परीक्षा देके जब बच्चे आते हैं, मार्कशीट उनके हाथ में आती है, कहते हैं सर 150 में 70 नंबर मिला, निबंध में सर 80 नंबर मिला। क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। कितने बच्चे ऐसे क्लास में हैं जो 5-5 6-6 मेंस लिख चुके हैं, और आज कंडीशन वो है कि 2 साल पहले उनके 65 नंबर आते थे, आज पेपर दे के जब वो आ रहे हैं तो काउंट जब कर रहे हैं तो सर कह रहे हैं कि सर हमारा 110 115 रहेगा इस बार हिंदी में। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से डेवलप हुआ? क्योंकि उनसे काम कराया गया और उन्होंने काम किया। तो जितना काम आपसे कराया जाएगा, जितना चीजें आपको दी जाएंगी, उतनी चीजों पर आपको काम करते रहना है, रिवीजन करते रहना है। ज्यादा लंबी चौड़ी क्लास हमारी नहीं होगी, ज्यादा भौकाल वाली क्लास नहीं होगी कि हम 4 प्रश्न लेके आए और 2 घंटा उसको बांचें, अपनी कहानी सुनाएं। हमारा टारगेट केवल यही रहेगा कि 1 घंटे 1.5 घंटे की जो भी क्लास होगी, उसमें से ज्यादा प्रश्नों को, ज्यादा से ज्यादा शब्दों को हम समझ सकें, उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है ना? तो विशेषण विशेष में भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप ये मत सोचिएगा कि विशेषण विशेष से हवा है, हवा हुआ कुछ नहीं है, केवल समझ का फेर है। जो समझ गया उसका बेड़ा पार हो गया। जो नाच रहा है 4 किताब लेके, फला प्रकाशन की किताब ले लें, इसका ले लें, उसका ले लें, इसका ले लें, ये सब नहीं करना है आपको। आप अपना नोट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, उसकी प्रकृति क्या है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको देखते हुए और एथेंटिक बुक से और क्लास नोट से आप आगे बढ़िए। कितने कितने बच्चे तो ऐसे हैं, इधर 2-3 महीने से मेरी क्लासेस नहीं हो पाई क्योंकि माता जी का देहांत हो गया था, इसलिए थोड़ा सा क्लासेस डिस्टर्ब रही। तो जो बच्चे थे वो अगर कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं तो कह रहे हैं सर यहाँ पर ये गलत किया जा रहा है, वो गलत किया जा रहा है। तो कम से कम मुझे ये संतुष्टि हो रही है कि हमारे बच्चे जहां भी जा रहे हैं वो गलतियां पकड़ रहे हैं। उनको ये समझ में आ गया है कि हाँ ये गलत बताया जा रहा है और ये सही बताया जा रहा है, यही करना है आपको। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो गलत सही का भेद आपको आना चाहिए, कौन सा प्रश्न सही है कौन सा प्रश्न गलत है, ये आपकी पकड़ में अगर आ गया तो आप सब कुछ कर ले जाएंगे। दूसरी चीज, अगर कुछ नए प्रश्न आते हैं जो आपकी किताब में नहीं है, या आपने कभी रिवीजन में या टेक्स्ट के दौरान या फिर क्लास के दौरान आपके सामने नहीं आया, तो वहां पर हम देखते हैं कि एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं। जो 4 ऑप्शन दिए हैं वो 4 में से 3 अन्य किसके हैं और किसके किसके वो हैं। तो अगर इस चीज पर भी आप काम कर लेंगे तो क्या होगा, आपका ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही होगा। और हमारा जो टारगेट है, हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट रहेगा
57 प्लस। बहुत से क्लास में बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत से अच्छे संस्थान हैं जो कह रहे हैं 60 का 60 हम कराएंगे। 60 का 60 आप कर ले जाइए, बेहतर है। लेकिन वहां पर दो तीन फैक्टर, वो 2 घंटे में आपकी पूरी मेहनत, पूरे जीवन की कमाई लगी होती है। वहां पर कुछ चीजें हैं, जैसे मानवीय भूलें होना, किसी प्रश्न पर संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाना। जब तक क्लासरूम से बाहर नहीं जाएंगे तब तक आपका संदेह खत्म नहीं होगा। उन चीजों पर काम करना, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना, और आयोग की जिस प्रकार से प्रश्न बनाने की उनकी रणनीति है, जिस प्रकार से उनके विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा भी कुछ दो चार प्रश्न इधर उधर किए जाएंगे गलत। तो उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए हम लोग 55 से 57 टारगेट रख रहे हैं। 57 प्लस रहे तो ज्यादा बेहतर है। वो कब रहेगा? जब शांत चित्त से आप काम करेंगे। इस 1 महीने के दौरान आप अनर्गल चीजों से दूर हो जाइए, सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। ज्यादा से ज्यादा टाइम आप किताबों में मनन मंथन में लगाएं। जितना ज्यादा आप सोचेंगे एग्जाम के बारे में, अपने सिलेबस के बारे में, अपने टॉपिक के बारे में, जितना ज्यादा उसे लिखेंगे, लिख कर पढ़िए। पर्यायवाची का टेस्ट हम क्लास में लेते हैं। कितने बच्चे हैं जो 30 प्रश्न का अगर सेट है तो उसमें 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन करते हैं। वहीं कुछ बच्चे हैं जो 28 29 कर ले जाते हैं। लोग पूछते, बच्चे पूछने लगते हैं कि आपने कैसे किया, तो वहां सीधा सा जवाब आता है कि हमने लिख कर किया। तो शब्दों को लिखिए। और दूसरी चीज, शुद्ध शुद्ध जब आप करेंगे ना, तो वहां पर आपको बिना लिखे काम नहीं होगा। आप ये कहिए कि शुद्ध शुद्ध सर हमने तो वासुदेवानंदन से कर लिया, पीएन पांडे से कर लिया, हरदेव बाहरी से कर लिया, फलाना से कर लिया, ढमाका से कर लिया, सबका पढ़ लिया है। पढ़ने से शुद्ध अशुद्ध नहीं सही होगा। अशुद्ध वर्तनी के लिए आपको वर्तनी लिखनी पड़ेगी। आप वर्तनी नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा आपसे। तो इसलिए शुद्ध अशुद्ध में वर्तनी लिखिए। वर्तनी लिखने के दौरान किन सावधानियों को आप रखना है, किस तरीके से आपको लेके चलना है, क्या चीजें ध्यान रखनी है कि ज्यादा से ज्यादा वर्तनी हमारी सही हो। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम गलत प्रयोग करते आए हैं, उनको हमने गढ़ लिया है। हिंदी को हम गढ़ने लगे हैं। हम हिंदी पढ़ते नहीं, हम हिंदी गढ़ते हैं। तो गढ़ना नहीं है। शब्दों की जो हमने नए नए शब्दों को गढ़ लिया है, उनको अब छोड़ना है, उनको हटाना है। ठीक है ना? तो उस तरीके के शब्द हम छोड़ेंगे। उस तरीके के शब्दों पर ध्यान कैसे देना है कि हाँ ये गलत प्रयोग वाला है, ये सही वाला है, और किस प्रकार से प्रत्यय लगकर विभिन्न प्रत्ययों के माध्यम से किस प्रकार से नए शब्दों का निर्माण होता है, जो शुद्ध अशुद्ध के दौरान उन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा हमको। ठीक। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सोमवार से हम लोग सुबह के समय, आपको टाइम बता दिया जाएगा चैनल के माध्यम से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहिए कि इसका लाभ उठाएं, जिससे आपकी जो परीक्षा होनी है उसमें आप सफल होकर आए। फिर हम लोग मेंस के दौरान अपने सामान्य हिंदी और निबंध के पाठ्यक्रम को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप जो है सोमवार की तैयारी करें, अपनी तैयारी को जारी रखिए, धार को तेज करते रहिए, और सोमवार से हम लोग फिर से अपने इस क्लास को लेकर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।